अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिलारी बाबा से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब मिस करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजियो के लेक्चर्स में से। एक लेक्चर है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी हम पढ़ने वाले हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब मिस कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे कि हमने बात की थी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। तो ये सेगमेंट T1 से L2 तक जितने भी हमारे पास सिम्पैथेटिक चेन में आते हैं, सारे जितने भी यहाँ से नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं, और वो जाते हैं इफेक्टेड टिश्यूज़ के इफेक्टेड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के तरफ, जहाँ पर उन्होंने कोई इफेक्ट या कोई रिस्पॉन्स कॉज करवाना होता है। ये मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे, और ये इस तरह से, ठीक है जी। तो द सेल बॉडी ऑफ द ईच प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन लाइज इन द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था, स्पाइनल कॉर्ड में लाई कर रही होती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर सिम्पैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स साइनेप्स विथ सेल बॉडीज ऑफ द पोस्टगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स दैट आर एट द गैंग्लिया एंड लाई एट द सिम्पैथेटिक। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जैसे हमारे पास एक ये है, एक न्यूरॉन ये इधर से आ रहा है CNS से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइनेप्स करेंगे, गैंग्लियन बनेगा, यहाँ पर सेल बॉडीज़ की कलेक्शन होगी, और यहाँ पर सेकंड न्यूरॉन। तो 2 न्यूरॉन होते हैं इन देयर इफेक्टर चेन, या फिर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है जी। देन हमारे पास सिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ओरिजिनेट इन द गैंग्लियन चेन एंड एंड ऑन द इफेक्टर ऑर्गन्स। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गैंग्लियन में ओरिजिनेट होता है, और ये एंड होता है कहाँ पर, इफेक्टर पर। यहाँ पर कोई इफेक्टर है, इधर इट्स एनी ऑर्गन or it's any tissue something any either it's any gland as well। तो ये जो पिक्चर है अब ये यहाँ पर ये इतनी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसके अलग से कॉपी लाई हूँ। तो ये देखें आप, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो पैरासिम्पैथेटिक है और सिम्पैथेटिक, इसका आपको इजीली पता चल जाएगा। सिम्पैथेटिक हमारे पास क्या करता है, डायलेट करवाता है पीपल को, ये इनहिबिट करता है फ्लो ऑफ सलाइवा। उसके बाद ये एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट को, यानी बढ़ाता है। ये डायलेट करता है ब्रोंकाई को, और उसके बाद फिर ये इनहिबिट करवाता है पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन। क्योंकि अब जब आप किसी खतरे में हैं, आप ये इमेजिन करें ना, अब आप किसी खतरे में हैं, आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो आपको क्या उस वक्त डाइजेशन की ज़रूरत है? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि आपको सही नज़र आए, आप सही से सांस लें। आप जो है आपका जो है BP बढ़ जाएगा उस वक्त, और आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसमें ज़्यादा जो मसल्स हैं उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पर लिखा होगा ज़रूर, मसल्स का भी इनहिबिट करता है ये पेरिस्टालसिस को और सिक्रीशंस को। क्योंकि इस वक्त हमें डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एनर्जी की। तो एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी हम ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोलाइसिस होगा। उसके अलावा ये हमारे पास ATP प्रोडक्शन होगी, और जो भी जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हो सकते हैं जिसमें हमारे पास एनर्जी जो है हमारे पास बने, तो वो हमारे पास सारे होंगे। और बाकी जो चीज़ें जो एनर्जी को कंज्यूम करती हैं वो हमारे पास इनहिबिट होंगी। कन्वर्जन होगी ग्लाइकोजन की इनटू ग्लूकोज, सही है। उसके बाद सिक्रीशन होगी एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन की। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन दोनों की हमारे पास कहाँ से होगी, एड्रेनल ग्लैंड से होगी, और ये इनहिबिट करेगा ब्लैडर को, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये सारी जो चेंजेस हैं ये कौन ला रहा है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डायलेट होंगी आइज़, तो आपको सही से नज़र आएगा, सही से नज़र आएगा आपको अंधेरे में भी। उसके अलावा जो है ना, ये सारे इसकी जो चेंजेस हैं ये आपको समझ आने चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक भी मैं यहाँ पर समझा देती हूँ एक दफ़ा। पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास जो आइज़ हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, क्योंकि उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा देखने की, पर स्टिमुलेट हो रही है, होती सलाइवा। तो सलाइवा भी स्टिमुलेट हो रही है, क्योंकि अभी हमें इतना कोई डर वगैरह नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक क्या था, पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सीन था, इसमें हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स था। अब आप अगर कहीं से फाइट करने जा रहे हो किसी से, तो आपको सिम्पैथेटिक में उस वक्त आपको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। आपको अपने मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आपके मसल्स इसे काम करें, स्केलेटल मसल्स। आपकी ये जो डाइजेशन है ये इस वक्त नहीं होगी, और जो है आपके हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका BP बढ़ जाएगा, वैसे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आपने याद रखना है। पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास ये स्लो कर देता है हार्ट बीट को। जैसे आप अभी आराम कर रहे हैं, अगर आप बेड पर सोए हुए हैं, अगर आप आराम से बैठे हुए हैं, तो उस वक्त आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट है, और वो क्या कर रहा है, आपकी स्लो करवा रहा है हार्ट बीट को, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है। उसके बाद पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशंस करवा रहा है, डाइजेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम है ना, और कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है आपके ब्लैडर को। तो ये चीज़ें ना आपने ये डिफरेंस याद रखने हैं सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के।
अब ये जो बात है ना, अब आपने यहाँ से समझनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक की अब हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करें सिम्पैथिक की, बट उन दोनों को कॉन्ट्रास्ट में ले रहे हैं तो हमें अच्छे से समझ आएगा। इसमें जो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, ऑब्वियसली ये क्या लग रहा है आपको, बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। और जो है ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की अभी बात की जाए तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की जा रही है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अभी हम बात करें सिम्पैथिक की, बट हम इन्हें कॉन्ट्रास्ट में लेकर चलेंगे। आपको पता है यहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स निकलेंगे वो हमारे पास T1 से लेकर L2 तक, थोरेसिक सेल नंबर तक, तो जितनी भी निकल रहे हैं वो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के लिए हैं। और यहाँ पर क्रेनियोसैक्युलर रीजन से जितनी निकल रही हैं दीज आर फॉर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है, इसमें गैंग्लियन होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होता है, दोनों में होता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास गैंग्लियन बन रहा है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है। मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने मेरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो नहीं देखी तो आपने ज़रूर देख लेनी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है। तो उसमें मैंने जो बता दिया था, मैंने उसमें बताया था कि हमारे पास जो एक्सॉन है, एक्सॉन की यहाँ से ना, ये एक्सॉन है, ये इसकी ना कुछ प्रोसेसेस निकली हुई होती हैं आखिर में, और इसमें इतने छोटे से ये होते हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल्स भी नहीं बोलते हैं। इसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर रिलीज़ कर रहे होते हैं वो होता है एसिटाइल कोलिन, जिसे SEH लिखा गया है। और ये पैरासिम्पैथिक में भी ये रिलीज़ हो रहा होता है एसिटाइल कोलिन। जो नर्व फाइबर्स एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेंगे दीज आर नॉन एज कॉलिनर्जिक नर्व फाइबर। तो जो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, इन बोथ इधर इट्स सिम्पैथिक और इधर इट्स पैरासिम्पैथिक, उन दोनों में हमारे पास दैट इज़ हमारे पास उसे कहा जाता है कॉलिनर्जिक नर्व फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक को। और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। जैसे हमारे पास पैरासिम्पैथिक है तो उसमें हमारे पास उसमें भी हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो रहा होता है, यानी कि वो भी कॉलिनर्जिक होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। मगर हमारे पास अगर सिम्पैथिक की बात की जा रही है तो उसमें हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, यानी कि जहाँ पर वो जाकर अटैच हो रहा है, कहाँ पर इफेक्ट ऑर्गन के पास, तो वहाँ पर जो वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा दैट इज़ नोन एज एड्रेनलिन, या आप कहें नॉर एड्रेनलिन, या फिर आप उसे कहें एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, तो इसका कोई फ़र्क नहीं है। तो इफेक्टर ऑर्गन की तरफ पहुँचते पहुँचते ये आपको इस तरह से ये याद रखनी है। आपको ये सारे नोट्स में जैसे आखिर में लगा देती हूँ, तो नोट्स में आखिर में लगा दूँगी, तो आपने वहाँ से देख लेना है। और अभी हम बात करते हैं वापस उसकी। अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सीक्रेट मेनली एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके जो पहले हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर होते हैं दीज आर कोलिनर्जिक, ये तो पक्के कोलिनर्जिक होते हैं। मगर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वो या तो फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेंगे या फिर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, फाइबर्स दैट सीक्रेट एसिटाइल कोलिन आर सेड टू बी कोलिनर्जिक, जैसे मैंने आपको बताया। और फाइबर्स दैट सीक्रेट नॉरएपिनेफ्रिन आर सेड टू बी एड्रेनर्जिक, जैसे मैंने आपको बताया एड्रेनर्जिक होते हैं। चाहे वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करें, एपिनेफ्रिन रिलीज़ करें, दीज आर नॉन एज एड्रेनर्जिक। उसके बाद क्या होता है कि ऑल प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर कोलिनर्जिक इन बोथ सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो प्री गैंग्लियोनिक नर्वस, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये प्री गैंग्लियोनिक जो भी नर्व फाइबर्स हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, वो दोनों जो है यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसका कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। सॉरी, तो यहाँ से देख लें, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों हमारे पास होते हैं कोलिनर्जिक होते हैं, और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में और सिम्पैथेटिक में, दोनों में। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स ऑफ द सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स आर, सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो एड्रेनर्जिक होते हैं, मगर इनमें कुछ एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन अपनी याद रखनी है, एग्जाम में एक्सेप्शन ही ज़्यादा पूछी जाती है। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स टू द स्वेट ग्लैंड। अब ये याद रखना है, एक स्वेट ग्लैंड, एक पाइलो इरेक्टर मसल जो कि आपको ये करवाता है, आपकी गूज बम्प्स चलवाता है वो, और जो हेयर की तरफ जा रहे हैं, एंड फ्यू ब्लड वेसल्स आर कोलिनर्जिक। जो सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स स्वेट ग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, पाइलोइरेक्टर मसल्स ऑफ हेयर की तरफ जा रहे हैं, या जो ब्लड वेसल्स की तरफ जा रहे हैं, फ्यू ऑफ देम आर कोलिनर्जिक। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हो जाती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। उसके बाद एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की बात की जाए तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में हमारे पास कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो इफेक्टर सेल सरफेस पर काम कर रही होती हैं एज ए रिसेप्टर, और वो सेलेक्टिवली बाइंड कर रही होती हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को, एंड विच आर रिलीज फ्रॉम द सिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स ऑफ द एड्रेनल मेडुला। सो एड्रेनल मेडुला से रिलीज़ किया जाता है एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक को।
ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले आपने यहाँ से देख लेना है। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो वो अल्फ़ा होंगे या तो वो बीटा होंगे। अल्फ़ा अगर होंगे तो अल्फ़ा इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। जो अल्फ़ा की जो रिसेप्टर्स हैं ये मेनली जो होते हैं, दीज आर स्पेसिफिक फॉर नॉरएपिनेफ्रिन, और जो एपिनेफ्रिन है वो दोनों को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, यानी कि जो दोनों रिसेप्टर्स होते हैं वो दोनों एपिनेफ्रिन को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो एपिनेफ्रिन इन दोनों के लिए, मगर ये जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ नॉर एपिनेफ्रिन के लिए हैं। मतलब जो रिसेप्टर्स हैं ये ऑब्वियसली इफेक्टर सेल पर होंगे, और इफेक्टर सेल पर ये होंगे तभी तो काम होगा ना, ये नहीं तो हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा होता है, तो जहाँ पर उसने जाकर एक्ट करना होता है वहाँ पर ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो ये अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, टू मेजर कैटेगरीज होती हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, जो मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताई आपको। आप अगर इस तरह से, मुझे जो है मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे इस तरह से याद होता है ऐसी क्लासिफिकेशन करने से। तो अगर आपने इस तरह से पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ ली, नहीं तो इस तरह से भी सही है। तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स भी अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। नॉन एपिनेफ्रिन मेनली एक्ट्स ऑन अल्फ़ा रिसेप्टर्स, और एपिनेफ्रिन एक्ट बोथ टाइप ऑफ रिसेप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वली उसे इस पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, दोनों पर। देन हमारे पास आ जाती हैं इसकी फर्दर कुछ क्लासेस, जैसे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में प्रिपेयर करता है बॉडी को टू मीट द इमरजेंसी डिमांड्स एंड स्ट्रेसफुल कंडीशंस। ज़रूरी नहीं है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का ही ये चीज़ हो, अगर आप किसी चीज़ का टेंशन ले रहे हो, कुछ हो, तब भी आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यही सारी चेंजेस लाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है ना, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी। एंड इट इज़ प्राइमरी इन्वॉल्व इन द एक्सपेंड ऑफ एनर्जी। एक्सपेंड ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो आप फाइट कर सकेंगे, नहीं तो रेस्ट में थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। उसके अलावा ये फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस में भी आता है, ये इसके इफ़ेक्ट्स ये तभी मतलब काम करते हैं। और ये जो है डोमिनेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्या होता है कि दोनों काम कर रहे होते हैं, मगर सिम्पैथेटिक जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाते हैं, और वो जो है उस वक्त डोमिनेट नहीं कर रहा होता पैरासिम्पैथेटिक से। उसमें जो है एक्टिवेशन हो जाती है एड्रेनल ग्लैंड की, कॉजिंग सिक्रीशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन एज अ हार्मोन दैट ग्रेटली हाइटन द सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को जो हाइटन कर रहे होते हैं वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। उसके बाद द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ ड्यू टू द सिम्पैथेटिक एंड फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। सही है, ये जो भी हमारे पास उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं उससे हम सबको कहेंगे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। उसके बाद जी ये इस तरह से आपने देखें, एक बंदा जो सो रहा है उसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और ये जो हमारे पास बंदा कोई एक्सरसाइज कर रहा है, किसी चीज़ से डर रहा है या फाइट करने जा रहा है, तो उसमें हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है जी। ये हमारे पास आपने इस तरह से याद रखना है। उसके बाद ये हमारे पास फैक्ट्स आ गए जो कि मैंने आपको बता दिए थे कि ये आइरिस मसल को जाके पीपल को डायलेट करता है, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है, ये करता है ट्रैकिया में ब्रोंको डायलेशन करवाता है, और उसके अलावा ग्लाइकोजन वगैरह ये सारा मैंने आपको बता दिया था, इसका ये सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। देन यही सारे मैंने आपको बता दिए, ये वंस हो गया है। यही सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आइज़ को ये जाकर यहाँ पर जो है डायलेट करवाता है, ये स्टिमुलेट करता है, फाइबर्स जो आइरिस के होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायलेट होता है प्यूपल, ठीक है जी। उसके बाद फिर ग्लैंड की सिक्रीशंस वगैरह को रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है, ये सारी चीज़ें हैं, यही जो लिखी हुई हैं वही सारी हैं। सिस्टमेटिक ब्लड वेसल्स को जाकर वो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, सही है। उसके बाद फिर ये इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर, ऑब्वियसली वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये देख सकते हैं आप, ये लिवर डक्ट्स वगैरह इन सब में क्या, इसमें भी ये इनहिबिट करेगा, ये सारे इसका ये मल्टीपल। अब ये मेटाबॉलिज्म को जो है ना ये इससे भी स्टिमुलेट करेगा, ये सारी चीज़ें। और बेसल रेट ऑफ इंक्रीज़ कर देगा बेसल मेटाबॉलिक रेट को, और इंक्रीज़ इन मेंटल एक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी तभी तो आप फैसला कर पाएंगे कि लड़ना है, क्या करना है, एस्केप करना है, फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं भाग जाने को ना, तो इस तरह से। एड्रिनल ग्लैंड में ये कैटेकोलामाइंस कहते हैं इन दोनों हार्मोन्स को मिलाकर कलेक्टिवली जो कहा जाता है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को, नॉर एपिनेफ्रिन को, तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है कैटेकोलामाइंस, सही है। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद फिर इफेक्ट्स ऑफ कैटेकोलामाइंस हमारे पास होते हैं सिक्रीटेड बाय एटिक्यूलर, तो ये ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट्स होते हैं इन दोनों के। और उसके बाद फिर जो है ना इफेक्ट लॉन्गर होते हैं, लास्ट लॉन्गर, ये ज़्यादा देर तक इसके इफेक्ट्स चलते हैं। उसके बाद कैटेकोलामाइंस हैव आइडेंटिकल फंक्शंस होते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है
ये जो टोन कॉस्ट बाय सिक्रीशन बेसल सिक्रीशन ऑफ द। अब टोन को क्या होता है, ओवरऑल सिंपैथेटिक टोन जो है वो बेसल सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की वजह से टोन रिजल्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्टिमुलेशन से डायरेक्ट स्टिमुलेशन मिलते हैं। जो ज़्यादा काम हुआ जाता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऑब्वियसली काम है, ये डिपेंड करता है हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला पर। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाती है वैल्यू ऑफ एड्रिनल मेडुला टू द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट एड्रिनल मेडुला के ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फंक्शन है, उसमें क्या इफेक्ट है उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो आपको अच्छे से पता है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवाता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट एब्रोगेट डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाथवे। अगर उसका जो है ना, अगर ख़राब हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो भी इतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि एड्रिनल मेडुला का कोई ख़राबी करती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है डायरेक्ट सिंपैथेटिक पाथवे में, तो उसके बाद भी हमारा ये काम चल रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रिनल मेडुला वहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो इसका ड्यूअल मैकेनिज्म होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू प्रोवाइड सेफ्टी फैक्टर होते हैं इसमें। So this is all about sympathetic nervous system. Hope you have understood. अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड जी सिंपैथेटिक आज हमने कवर कर लिया है, इसकी मैं लिंक दे दूँगी, लिंक मैं दे दूँगी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी, और ये सारे नोट्स मैं वहाँ पर लगा दूँगी अभी यहाँ पर, तो आप उसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।